हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गणेश कुमावत। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए के द्वारा एक प्रोसेस शुरू किया गया है, एडमिशन प्रोसेस। उस प्रोसेस के अंदर फर्स्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो अंडर ग्रेजुएट्स कोर्सेज के लिए है, जो कंडक्ट करवाया जाता है, तो उस कोर्स के अंदर इकोनॉमिक्स भी पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है जो हमारे सामने है, और एनटीए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जो कंसिडर किए जाते हैं इकोनॉमिक्स के। तो बेसिकली इनका जो सिलेबस स्ट्रक्चर है या फिर पेपर का जो पैटर्न है, वो पेपर का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा कि आपको टोटल इकोनॉमिक्स की 50 क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स के है जो कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, 50 क्वेश्चंस है जो यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसमें से आपको है जो 40 क्वेश्चंस है जो अटेंड करने हैं। तो देयर यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर विल बी क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। सो यू हैव अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन. So there is so many topics regarding microeconomics, macroeconomics, development economics, Indian economics. तो यहाँ पर हम अलग अलग टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम है जो सिलेबस कंसिडर कर लेते हैं कि सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर है जो हमें दे रखा है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं जो कुछ टॉपिक्स कंसिडर किए गए हैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सभी लोगों को पता ही होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स की फर्स्ट ब्रांच है। हालांकि इसका दरअसल अगर देखा जाए तो माइक्रो और मैक्रो दोनों को है जो डिस्टिंग्विश बाद में किया गया, लेकिन पहले जो ओरिजिनली इकोनॉमिक्स था तो वहाँ से फर्स्ट ब्रांच है जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन के नाम से था। तो माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन के बेसिस पर ही अलग अलग मैक्रो थ्योरीज भी डेवलप हुई, उसको थोड़ा सा अलग भी डेवलप किया गया। डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बहुत सारी इकोनॉमिक्स है जो डेवलप हुई। लेकिन बेसिक जो ब्रांच है या बेसिक जो फंडामेंटल है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपको यहाँ पर 2 यूनिट्स दे रखी हैं। फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर हम कहें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है, इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसकी भी हम बात करेंगे। और उसके अतिरिक्त इस यहाँ पर उसके अलावा एडिशनली है जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन किसने किया, कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो के अंदर क्लासिफाई किया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन वही चीज़ कंसिडर करेंगे जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है जो ज़रूरी है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू या सिलेबस को है जो कवर करती हैं। तो यहाँ पर बेसिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक्स का मीनिंग कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वो सेकंड यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स का दैट इज रिलेटेड टू द बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, एंड द थ्योरी ऑफ डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर बेसिक्स पूछा गया है कि कंज्यूमर थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कंज्यूमर थ्योरी इट मीन्स यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटीज़ के 1-2 लॉज हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है जो डिमांड का कैसे ओरिजिन होता है, इंडिविजुअल डिमांड का, मार्केट डिमांड का, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड का, एंड स्लोप ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये बहुत सारी बेसिक्स बातें हैं जो हमें यहाँ पर पता करनी होगी और पढ़ना होगा, जो आपके एग्ज़ाम में भी है जो पूछा जाता है।
दूसरी चीज़ है यहाँ पर इसी के अंदर अगर हम देखें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो एक तो यहाँ पर बेसिक हमें दे रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कि उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य क्या है, उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या है। तो फर्स्ट तो हमें ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले है जो हमें ये पढ़ना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। ओके। एंड सेकंड हमें ये डिस्कस करना है कि इसको कैसे अटेन किया जाता है, what is the process through which we consumer will get maximum satisfaction। तो वो कौन सा वे है जिसके थ्रू है जो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है जो अर्न करता है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो अटेन करेगा, तो सीधी सी बात है कि वो कंज्यूमर है जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग ये है कि स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें है जो भी अपोजिट फोर्सेस है उनकी टेंडेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होने की नहीं होती है, तो वो बैलेंस की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगा, तो बेसिकली अगर यहाँ पर बेसिक आइडिया आपको मैं दूं, सपोज फॉर एग्जांपल कंज्यूमर उसका नाम मान लीजिए कि राकेश है। राकेश इज अ कंज्यूमर, ही हैव 100 rupees to purchase some goods, ओके। सो यहाँ पर एक कंज्यूमर है जिसके पास में, राकेश नाम का कंज्यूमर है, उसके पास में 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ से वो कुछ गुड्स को परचेज कर सकता है। तो अब वो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में कब होगा, तो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में जैसे कि मैंने इक्विलिब्रियम की बात की है, दैट इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ बैलेंस। तो एक तरफ उसके जो 100 रुपीज़ हैं वो 100 रुपीज़ एक्सपेंस करेगा और उस एक्सपेंडिचर से उसको जो भी यूटिलिटी मिलेगी, ये दोनों चीज़ें अगर बराबर हो जाती हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि कंज्यूमर है जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, मतलब जो उसका मनी एक्सपेंडिचर है दैट इज इक्वल टू द सेटिस्फेक्शन लेवल। तो उन दोनों सिचुएशन में अब यहाँ पर कोई भी अपोजिट फोर्सेस है जो एक दूसरे को यहाँ पर मतलब इनकी इंक्रीज या डिक्रीज होने की टेंडेंसी नहीं होती है, दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ओके। सो यहाँ पर आगे हमें टॉपिक दे रखा है, ये तो यूटिलिटी अप्रोच से रिलेटेड है। तो यूटिलिटी अप्रोच है, ये यूटिलिटी अप्रोच है जो एक सिंगल कमोडिटी केस एंड डबल कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस, एक तो है वन कमोडिटी केस के में हमें देखना है कि अगर कंज्यूमर सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी पर एक्सपेंस करता है तो उस केस में कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में होगा। अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो टू कमोडिटीज केस को है जो सॉल्व करे या फिर टू कमोडिटीज पर वो अपना एक्सपेंडिचर करे, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसको लेकर है जो यहाँ पर बात करनी है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखा है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। तो हमारा ये टॉपिक है जो किससे रिलेटेड है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो है जो इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। देन अगेन क्या दे रखा है, देन टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड में हमें दो तरीके की चीजें पढ़नी पड़ती हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, ओके, एंड सेकंड वन इज दैट इज मार्केट डिमांड, ओके, दैट इज रिलेटेड टू मार्केट डिमांड। ओके। अगेन नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट हमें टॉपिक क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर अगला है टॉपिक सिलेबस के अंदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके। सो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, अब डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इसमें बहुत सारे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। ओके, यहाँ पर डिमांड, देन अगेन दे रखा है डिमांड स्केड्यूल, डिमांड स्केड्यूल,
and again demand curve. Okay, demand curve, demand schedule, and one other topic that is also related to the demand, that is movement and shifting of डिमांड। मतलब कि कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपका डिमांड कर्व या फिर डिमांड कर्व पर है जो मूवमेंट होता है, और कौन सी सिचुएशन में डिमांड कर्व है जो शिफ्ट करता है। तो ये दो सिचुएशन है जिसको हाँ हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो ये कंसेप्ट है जो हमें देखने होंगे। एंड देन एक मेजर टॉपिक्स दे रखा है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर, that is price elasticity of demand. Okay, so price elasticity of demand, then in which we will discuss about the types of price elasticity of demand, and the next one is various methods of measuring price elasticity of demand. ओके, सो हम इन चीज़ों की बात करेंगे। ये जो मैंने टॉपिक्स हैं जो आपको ऊपर बताए हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके हम बात करेंगे। तो दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 12th क्लास में 11th क्लास में इकोनॉमिक्स है जो पढ़ा है, CBSE RBSE जो जिस भी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स हो आप, तो आपने जहाँ पर भी पढ़ा है आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ा है। और उसमें से भी कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको यहाँ पर आगे जब आप यूजी करोगे, आप अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे, तो आपके पेपर्स है जो उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और उसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मिलेगी, दैट इज रिलेटेड टू द मैक्रो वेरिएबल्स, एंड कुछ थ्योरीज आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मिलेगी, कुछ आपको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स के अंदर मिलेगी, और इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है जो आपको इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट उसमें मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे जाके है जो उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है, तो वो क्लासीफाई होकर अलग अलग मिलेगा। फिर आपको अभी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसमें सिलेबस में दिए हुए सारे टॉपिक्स को पहले कवर करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले कवर करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम इसकी बात करेंगे जिससे कि हमारा टॉपिक क्लियर हो और एग्ज़ाम के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हम सिलेबस से कवर कर सकते हैं वो छूटे ना।